हाँ नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम ये अपने लीगल वर्ड में अगला वर्ड देखेंगे इनसैनिटी। इनसैनिटी अर्थात पागलपन, विकृत चित्तता। विकृत चित्त या पागल होने की अवस्था को इंसैनिटी कहा जाता है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या मैडनेस। ठीक है, अब आपको पता है जो इंसेन या पागल व्यक्ति होता है वो संविदा नहीं कर सकता। तो इनसैनिटी इज ए डिसेबिलिटी फॉर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, आप कह सकते हैं। विकृत चित्तता संविदा करने के लिए एक अयोग्यता है। इसी प्रकार अगर कोई पागल व्यक्ति है और उसके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो उसकी लायबिलिटी नहीं होती। इनसेन अगर व्यक्ति साबित किया जा सकता है न्यायालय में कि यह व्यक्ति उस समय जब इसने अपराध किया था उस समय ये इनसेन था, पागल था, इसको ये पता नहीं था ये क्या कर रहा है, तो वह व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा। इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 84 में इनसैनिटी जनरल एक्सेप्शन में एक ऐसा आधार है जो कि किसी आपराधिक दायित्व से व्यक्ति को मुक्त करती है यदि वह जब कार्य किया गया था आपराधिक कार्य उस समय इंसेन था, यह समझने के योग्य नहीं था कि वो जो कर रहा है उसका क्या परिणाम है या यह कार्य एक अपराध है। तो आप इसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ए पर्सन कैन नॉट मेक a contract when he is suffering from insanity। कैन नॉट मेक को आप कह सकते हैं कैन नॉट इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों सही है। कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात संविदा नहीं कर सकता। दूसरा आप कह सकते हैं इनसैनिटी is one of the grounds of लाइट चली गई, दिख रहा है बोर्ड में। Insanity is one of the grounds of exemption from criminal liability। क्या आप ऐसे कर लीजिए इनको, इनसैनिटी इज वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। धारा 75 से आगे धारा 106 तक ये एक एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, अपवाद दिए हुए हैं, कब कोई व्यक्ति अपराध कमिट करने के बाद भी आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा। तो उसमें बहुत सारी अवस्थाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा करते हुए अपने सरकारी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, कोई व्यक्ति भूलवश कोई कार्य कर रहा है, 7 साल से नीचे का कोई बच्चा है, वो पागल है,
वह यह समझते हुए कार्य कर रहा है कि सरकारी कर्तव्य से यह कैसा करने के लिए बाध्य है, हो सकता है ऐसा बाध्य न हो, प्राइवेट प्रतिरक्षा में कर रहा है, ऐसे बहुत सारे आधार हैं जब वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 75 से लेके 106 तक में ये जनरल एक्सेप्शन दिए हुए हैं। तो आप कह सकते हैं इनसेनिटी इज वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ जनरल एक्सेप्शन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। आपराधिक दायित्व से मुक्ति का जो सामान्य अपवाद है उनमें से इनसेनिटी या पागलपन भी एक आधार है। अगला शब्द है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट को आप, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक इंस्टीट्यूट तो होता है टू फाइल ए सूट, वाद दायर करना, और दूसरा किसी इंस्टीट्यूशन को भी बोला जाता है। जैसे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, अब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज एन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ हाई रिप्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ नो रिपुटेशन, कैसे भी कह सकते हैं आप, कि वह संस्था जो है बहुत अच्छी रेपुटेशन की है या बड़ी पुअर रेपुटेशन की है, तो इंस्टीट्यूशन को भी इंस्टीट्यूट कहा जाता है। जैसे IIT, अब IIT क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो है IIM। तो इंस्टीट्यूट मीन्स सम इंस्टीट्यूशन। और दूसरा मीनिंग है इसका टू फाइल ए सूट, वाद दायर करना। वन कैन इंस्टीट्यूट ए सूट, अब इसका सेंटेंस बनाएंगे हम। One can institute a suit for recovery of money given on loan। ऋण पर दिए गए धन की वसूली के लिए एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति वाद दायर कर सकता है। दूसरा आप कह सकते हैं ही इंस्टीट्यूटेड, पास्ट टेंस हो गया, ही इंस्टीट्यूटेड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ हिज हाउस। उसने अपने घर की कब्जे की प्राप्ति के लिए वाद दायर किया। मान लो घर पे किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो आदमी वाद दायर करता है कब्जा प्राप्त करने के लिए, उसको कहेंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन। इसको पॉज करके उसको बंद कर दे, वो टूं कर रहा है। अगला शब्द है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मीन्स बीमा। अब बीमा जानते हैं आप, बीमा भी एक प्रकार की संविदा होती है। एक बीमा कंपनी होती है जो कि बीमा करती है, एक व्यक्ति होता है जो बीमा कराता है। और बीमा में क्या होता है, बीमा कंपनी या बीमा जो इंश्योरेंस देने वाला होता है वह वचन देता है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई तो हम आपको इतनी धनराशि देंगे, और इसके बदले में जिसका बीमा किया जाता है वह कोई ना कोई राशि प्रीमियम के तौर पर देता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर ये प्रॉमिस करता है आई विल पे यू ए सर्टेन अमाउंट व्हेन दैट कंटिजेंसी अराइजेस। मान लीजिए वाहन बीमा है, तो वाहन चोरी हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो बीमा कंपनी देगी। घर का बीमा है, घर जल गया या घर में चोरी हो गई तो बीमा कंपनी देगी। और अगर ऐसी घटना नहीं होती तो बीमा कंपनी नहीं देगी, वो प्रीमियम की राशि
बीमा कंपनी के पास रह जाएगी और बीमा कुछ नहीं मिलेगा बीमा कराने वाले को। तो कब मिलता है? जब वह दुर्घटना या वह घटना हो जाती है जिसके आधार पर बीमा कराया गया है। जीवन का भी बीमा हो सकता है, पशुधन का बीमा हो सकता है, फसल का बीमा होता है, घर का बीमा होता है, वाहन का बीमा होता है, किसी भी चीज का बीमा करा सकते हैं, हर प्रकार का बीमा है। अब आप इसको लिख सकते हैं, बीमा क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू पे सम। ए कॉन्ट्रैक्ट, बीमा क्या है? एक संविदा है, इन व्हिच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू पे a certain sum means निश्चित धनराशि on happening of certain event on payment of a premium। ऑन पेमेंट ऑफ ए प्रीमियम। प्रीमियम क्या होती है? प्रीमियम वह धनराशि होती है जो बीमा कराने वाला बीमा कंपनी को देता है। तो ऑन पेमेंट ऑफ ए प्रीमियम मतलब उस व्यक्ति से प्रीमियम लिया जाता है और इसके बदले क्या करती है बीमा कंपनी? इस कॉन्ट्रैक्ट में वन पार्टी प्रॉमिस करती है टू पे ए सर्टेन सम, निश्चित धनराशि देने की। कब? हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, जब कोई घटना हो जाएगी, जो कि मैंने उदाहरण दिया, वाहन है तो चोरी हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी तब, घर है तो घर का अगर मान लो फायर इंश्योरेंस है, घर जल गया है तो, फसल है फसल नष्ट हो गई तब, व्यक्ति है व्यक्ति मर गया तब। तो जिसको बीमा का वचन दिया जाता है उसको वह धनराशि उस अनिश्चित घटना के होने पर दिया जाता है और इसके लिए बीमा कंपनी जो राशि लेती है वह उसको प्रीमियम कहा जाता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बीमा की संविदा होती है। ये इसका मीनिंग है इंश्योरेंस का। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट is one of the essentials of contract of insurance। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की संविदा में क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स, आवश्यक तत्व होता है, बीमा योग्य हित। इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप पढ़ेंगे बीमा की संविदा में। बीमा की संविदा में जब कोई व्यक्ति किसी चीज का बीमा कराता है तो उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बीमा योग्य हित होना चाहिए। हम उसी चीज का बीमा करा सकते हैं जिसमें हमारा हित हो। हम किसी और की प्रॉपर्टी का बीमा नहीं करा सकते, हम किसी अनजाने व्यक्ति का जीवन बीमा नहीं करा सकते। अगर हम कराएंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा उसमें कोई हित ही नहीं था। तो बीमा कराने के लिए बीमा योग्य हित का होना जरूरी है। आप अपनी संपत्ति का, अपने भाई का, अपने बेटे का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपनी फसल का, अपने घर का, अपने वाहन का, इन सब का बीमा कराते हैं क्योंकि आपका उसमें बीमा योग्य हित है। तो इंटरेस्ट जरूरी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। ये आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। इंटेस्टेट, अगला वर्ड है हमारा इंटेस्टेट, निर्वसीयती। जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाए
सामान्य तौर पर आदमी वसीयत नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जो वसीयत करके मरते हैं। तो ऐसे लोगों को जो बिना वसीयत किए मरते हैं उनको इंग्लिश में इंटेस्टेट या हिंदी में निर्वसीयती कहते हैं। निर्वसीयती मतलब बिना वसीयत किए, ठीक है। और अगर व्यक्ति वसीयत करके जाता है तो फिर उसकी संपत्ति का जो उत्तराधिकार होता है, वो संपत्ति किसको मिलती है, वो वसीयत के अनुसार होता है। अगर वह वसीयत करके नहीं गया तो फिर उसका संपत्ति का जो बंटवारा है, जो उसका डिवोल्यूशन है, वह उसकी वसीयत के अनुसार होगा, और नहीं तो उसकी व्यक्तिगत विधि के अनुसार होगा। व्यक्तिगत विधि मीन्स हिंदू है तो हिंदू लॉ के अनुसार, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के अनुसार, या इंडियन सक्सेशन एक्ट है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भी है, उसके अधिकार जिस प्रकार से संपत्ति का डिवोल्यूशन होता है किसी व्यक्ति के मरने के बाद, उस प्रकार होगा। तो आप ये कह सकते हैं जो व्यक्ति मरा है, अब इसको कह सकते हैं इंटेस्टेट मीन्स ए पर्सन डाइंग विदाउट मेकिंग हिज और हर, क्योंकि हिज में आदमी हो जाएगा, आदमी ही नहीं है, औरत हो या आदमी कोई भी हो, हिज और हर विल। अगर कोई आदमी या औरत बिना वसीयत किए मर जाता है या मर जाती है तो उसको कहेंगे हम इंटेस्टेट। ही डाइड इंटेस्टेट, सी डाइड इंटेस्टेट, वह इंटेस्टेट या निर्वसीयती मरा है। अब आप इसका यूज कर सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू dying intestate revolves on his heirs। इसको हायर नहीं पढ़ेंगे, एयर्स पढ़ते हैं। एयर्स मीन्स उत्तराधिकारी। According to Hindu Succession Act, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मरा है तो उसकी संपत्ति कैसे जाएगी, लोगों को कैसे मिलेगी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलेगी। अगला शब्द है हमारा इशू। इशू, अब इशू के कई मीनिंग होते हैं। इशू का एक मतलब जो है लॉ में विवादक होता है, पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट। फॉर डिसीजन, न्यायालय के सामने जो मुकदमा आता है, जो विवाद आता है, उसके जो मुख्य विवाद के बिंदु होते हैं उनको इश्यूज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इशू यही नहीं है। इशू मतलब बच्चे को भी कहते हैं, एन ऑफ स्प्रिंग। बच्चा, बच्चा या बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। आप अगर किसी के दो बच्चे हैं, किसी महिला ने दो बच्चों को जन्म दिया है और तीसरा बच्चा पेट में है, या एक बच्चा हुआ है दूसरा बच्चा पेट में है, तो डॉक्टर के पास जब जाएगी तो डॉक्टर उससे पूछ लेता है ये सेकंड इशू है, ये फर्स्ट इशू है, या थर्ड इशू है, कौन सा इशू है। अब वो इशू विवादक नहीं है, वो इशू मतलब कौन सा बच्चा है, दो हो चुके हैं तो तीसरा है, एक हो चुका है तो दूसरा है, ठीक है।
आप ऐसे कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, जवानी में मर गया, अब कोई पूछेगा हाउ मेनी इश्यूज ही हैज गॉट, या कोई संतान नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ही हैज नो इश्यूज, उसके पास कोई बच्चा नहीं है, ही हैज नो इशू, मतलब वो निसंतान मरा है या मरी है। ठीक है। एक और इशू होता है भंडार से सामान निकलवाना, निर्गत करवाना। वो भी इशू है, उसको भी इशू कहते हैं, स्पेलिंग यही है। जैसे मान लीजिए कोई स्टोर है, वर्कशॉप है, रोडवेज की वर्कशॉप है, रेलवे, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, कोई भी है, जहां पर वर्कशॉप है, कोई स्टोर है, भंडार है, और वहां से जो मैकेनिक हैं, जो भंडार में, जो वर्कशॉप में या गैरेज में काम करने वाले लोग हैं, वो अपना कोई सामान वहां से ले जाते हैं, इशू कराते हैं, उसको निकलवाते हैं, तो उसको भी इशू कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कई इश्यूज हैं। अब ये जो इशू है, आप इसको समझिए, मेन ये है पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट फॉर डिसीजन इशू। न्यायालय में जब मुकदमा आता है तो आप इसको ध्यान रखिए। मान लीजिए ए कहता है कि बी मेरे मकान का किराएदार है, लेकिन इसने किराया नहीं दिया, और बी अगर अपने उत्तर में कहता है कि ये मकान ए का नहीं है, सी का है। इसका मतलब विवाद किस बात पर है कि मकान ए का है कि नहीं है। पहले यही विवाद बी ने कर दिया, इसलिए इशू ये है कि मकान ए का है कि सी का है। और अगर मान लो बी कहता है कि मैं मानता हूं कि भाई मकान ए का है, लेकिन ये झूठ है कि मैंने किराया नहीं दिया, मैं किराया लगातार समय से देता रहा हूं, तो यहां पर इशू ये है कि किराया दिया या नहीं दिया। ठीक है। तो इशू वो होता है जो एक व्यक्ति कहता है और दूसरा व्यक्ति उसको नकारता है। इसी बात पर इश्यूज बनते हैं, विवादक बनते हैं, और न्यायालय अपने निर्णय में, अपने जो सुनवाई में, विचारण में उन्हीं इश्यूज पर डिसीजन देता है। हर इश्यू पर, जो भी इश्यू, एक मुकदमे में 4 इशू हो सकते हैं, 5 इशू हो सकते हैं, न्यायालय को अपने निर्णय को हर इशू पर आधारित करना होता है, अर्थात हर पॉइंट पर उसको निर्णय देना होता है। ठीक है। तो आप इसको अब यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, द कोर्ट फिक्स द डेट फॉर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। द कोर्ट फिक्स द डेट फॉर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। न्यायालय इश्यूज, अब न्यायालय वाद्यक विवादक विरचित करता है, विरचित मतलब फ्रेम करता है, और फ्रेम करने में वादी और प्रतिवादी दोनों के वकीलों को सुनता है कि भाई क्या विवादक होने चाहिए। पहले विवादक फ्रेम किए जाते हैं, फिर उस वाद का विचारण या कार्यवाही आगे की शुरू होती है। एक सेंटेंस इसका और बना सकते हैं, द कोर्ट has to render decision on all issues framed by it। न्यायालय अपने द्वारा विरचित किए गए सभी विवादकों पर निर्णय देगा या निर्णय देना चाहिए न्यायालय।